तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। अपनी पिछली वीडियोस में कंस्ट्रक्टर्स को देख रहे थे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को देखा। आज हम कंस्ट्रक्टर की एक और प्रॉपर्टी को देखेंगे। हम देखेंगे कि हम डायनामिकली हम कैसे कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस फ़ाइल का नाम हम रखते हैं अपनी क्लास के नाम से, तो क्लास डॉट सीपीपी, और साथ ही हम इस पे स्टार्टर लगा लेते हैं। तो मैं इस पे स्टार्टर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हम क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डायनामिकली इनिशियलाइज़ करवाने की अपने ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए। तो हमने देखा था हमारे कंस्ट्रक्टर्स का जो बेसिकली रोल होता है वो होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवा सकें, और जो हमारे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाते हैं, उनको इन्वोक हो जाते हैं, उनको इन्वोक कराने की ज़रूरत नहीं होती। इन्वोक का मतलब मैं बता दूं कि बेसिकली होता है कॉल करना। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये लफ्ज़ काफ़ी सुनने को मिलेगा, इन्वोक। इसका मतलब होता है आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इन्वोक कराने के लिए कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते थे। अब बेसिकली हमने पहले जितने भी देखे कंस्ट्रक्टर्स बनाए वो सारे हमने या तो बाय डिफ़ॉल्ट बनाए कि हमने उनको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज़ की हुई थी, या फिर हम पैरामीटर के थ्रू वैल्यू सेंड देते थे उन्हें। लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं किया था कि हम यूज़र से वैल्यू इनपुट लें और जो यूज़र वैल्यू दे वो हम अपने कंस्ट्रक्टर्स को इनिशियलाइज़ कराएँ। मतलब कि हमारा प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम बनने के बाद रन हो और रन टाइम पे डायनामिकली हम अपने यूज़र से वैल्यूज़ लें कि यूज़र हमारी कोई इनपुट दे और उस इनपुट को हम अपने कंस्ट्रक्टर्स में उनको अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज़ करवाएँ कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हुए। तो आज हम इसको देखेंगे, और उससे पहले हम थोड़ी-सी अपनी कोड ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ। हम ना इसकी एग्ज़ाम्पल लेंगे, बहुत ईज़ी सी एग्ज़ाम्पल लेंगे जिसके थ्रू हमें ये समझ आ जाएगा। और वो हम एक बैंक की एग्ज़ाम्पल लेंगे, जैसे आप बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉज़िट करवाना जाते हैं और उससे आपको मिलता है इंटरेस्ट मिल रहा होता है उससे आपको, या आपका कोई सेविंग अकाउंट है उससे आपको मनी बैक मिल रहा होता है। तो हम उसके लिए जाएँगे और जाके चेक करेंगे कि किस तरह हमारा वो काम करता है, और उसके बाद हम अपने अभी तो मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड लिखने के बाद मैं आपको सारा समझाऊँगा कि हम किस तरह इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ डिपॉज़िट के नाम से, डिपॉज़िट, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट अमाउंट, और इंट ईयर, और उसके साथ-साथ मैं हम इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं तो उसकी प्रिसिजन के लिए कि हमारे पास जो होती है प्रिसाइज वैल्यू है, उसके लिए हम फ्लोट को यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास डॉट में जो आ रही है वैल्यू डेसिमल में आ रही है वो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होके हमारे पास है। तो इसको मैं कहता हूँ इंटरेस्ट, और एक और फ्लोट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपनी रिटर्न वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारी जो वैल्यू हमें आफ्टर कैलकुलेशन के जितने हम साल के लिए रखना चाह रहे हैं उसके बाद जो हमें मनी बैक मिलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे। आपको प्रोग्राम की भी एक बार मैं क्रिएट कर लूँ उसके बाद सारा समझाऊंगा। तो हमने पब्लिक में जाके हम कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करेंगे डिपॉजिट के नाम से। एक हम खाली कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। खाली कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया है इसको भी हम देखेंगे बाद में। और उसके साथ साथ एक और डिपॉजिट का बना लेते हैं हम, और उसके अंदर हम लिख लेते हैं इंट पी, और इंट वाई। उसके साथ-साथ फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, और फ्लोट जो हमारा होगा वो हमारा रिटर्न वैल्यू का होगा तो उसको हम वी कर देते हैं। तो सिंपल हमने एक
और जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख लेते हैं लाइक हम कहते हैं जो हमारी अमाउंट है वो हमारी इज इक्वल टू आ जाएगी। इनिशियलाइज करनी है ना वैल्यू, हमारे कंस्ट्रक्टर का काम वैल्यू इनिशियलाइज करवाना है। तो इसको हम पी कह देते हैं कि जो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट है ये उसकी इक्वल होगा। और साथ साथ हमारा जो ईयर है, नंबर ऑफ़ ईयर, वो हमारे इक्वल टू आ जाएंगे वाई के। सिमिलरली हमारा जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा वी के। तो सही हो गए यहाँ तक। इसके बाद हम साथ साथ लिख लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू है रिटर्न वैल्यू, उसका अब क्या होगा। रिटर्न वैल्यू जो हमारी है यानी कि जो हमें वापस वैल्यू मिलेगी उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, उसको हम अपनी अमाउंट की इक्वल कर देंगे कि जो एट फर्स्ट शुरू में हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी अमाउंट होगी। कि अगर हमने 100 रुपया जमा करवाया और जमा करवाते साथ ही एक दिन के बाद हम वो 100 रुपया निकलवा लेते हैं तो तब हमारी वैल्यू 100 रुपया ही हमें वापस होगा। लेकिन अगर हम उसको 1 साल के लिए बैंक में रखते हैं तो फिर हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, जो कि हमारा अगर 4% है, 5%, जितना हमारे बैंक हमें देता है उतना होगा। तो अभी हम इसको अमाउंट के बराबर रख लेते हैं। और ये इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के बारे में अगर आप और पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको जाके इंटरनेट से पढ़ सकते हैं ये। तो इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं जिसके थ्रू हम अपने इस कोड को रन कर सकेंगे। इसमें इंटरेस्ट में इजाफा करना हो वो करेंगे तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वाई, और जो हमारा और उसके साथ साथ जो हमारा है आई प्लस प्लस। तो कोड सही है, तो सही है। हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और फॉर लूप लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। मेरा कंपाइलर काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, इसको करते हैं। और बाकी हमारे पास एरर कौन कौन से हैं, एक्सपेक्टेड ए, दिस डिक्लेरेशन हैज़ नो। तो अभी तक हम इनको छोड़ते हैं और वापस आते हैं फॉर लूप के अंदर। हम लिखेंगे, हम अपनी लूप लगाते हैं। लाइक मैं फॉर लूप के अंदर लिखता हूँ कि जो मेरी रिटर्न वैल्यू है वो हमारी जो हो जाए वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, ये हमारा जो है ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो वैल्यू और उसके साथ साथ हम अंदर लिख देंगे 1 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम लिख देंगे। तो इसके अंदर 1 प्लस हम इंटरेस्ट लिख देंगे कि जितनी परसेंट हमारा इंटरेस्ट होगा वो हमारा आ जाएगा इसके अंदर। तो अगर ये फार्मूला अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको ज़्यादा इस पे जोर ना दें। तो अभी के लिए तो इस पे हम सेमीकोलन लगाते हैं और सेमीकोलन लगाने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। ये हमारा डिपॉजिट का क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ मैं मेन पे जाता हूँ और मेन पे जाके मैं अपनी डिपॉजिट की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ डिपॉजिट और डी, मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट इसका एक ऑब्जेक्ट मैंने डी का क्रिएट कर लिया। और उसके साथ साथ मैं एक और D1 का क्रिएट कर लेता हूँ, D2 का, और सेमीकोलन लगा लेता हूँ। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक वॉइड का फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम शो करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइड और वॉइड शो, और वॉइड शो के अंदर मैं अपनी अमाउंट को जो है डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वो मैं लिख दूँगा। लाइक मैं करवाना चाह रहा हूँ सी आउट, और सी आउट करके मैं लिखता हूँ
योर अमाउंट योर अमाउंट लिख दिया और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट की वैल्यू दे दूंगा, तो अमाउंट, और उसके साथ साथ फिर मैं यहाँ पे दूंगा योर अमाउंट वाज भी लिख लेते हैं। ये ना हम एक वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक कैलकुलेटर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें यूज़र अपनी वैल्यू एंटर करे और जो वो वैल्यू एंटर करे उस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होके उसको वापस वैल्यू मिल जाए। तो मैंने उसका आपकी अमाउंट ये है, और फिर मैं उसे कहता हूँ योर अमाउंट आफ्टर, मैं लिखता हूँ कि इतने साल बाद आपकी अमाउंट क्या होगी, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू एंटर कर दी कि इतने साल बाद आपकी अमाउंट ये होगी, और यहाँ पे साथ ही हम एक एंडर लगा लेते हैं, सेमी कॉलन लगाया, और हम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाते हैं। तो ये हमारा सी आउट का फंक्शन हो गया। अब हम मेन पे जाते हैं और मेन पे जाके हमने अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के साथ साथ हम अब इसमें अपनी वैल्यूज एंटर करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इंटीजर्स क्रिएट करता हूँ जिन पे हम यूज़र से वैल्यू लेंगे। तो वो मैं कौन कौन से करता हूँ, मैं कहता हूँ पी कोमा वाई, और उसके साथ साथ एक फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट आर। और लास्ट में उनसे पूछ लेता हूँ, चूंकि एक कैलकुलेटर, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ एंटर इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे इसको वैल्यू देते हैं आर। और इसके साथ साथ हमने इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं, हम इसको कॉल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ डी डॉट डी इज इक्वल टू, तो हमने कोड लिख लिया। अब इसको अगर मैं रन करूं तो हमारा ओके। तो अब मैं यहाँ पे आपको ना इसको समझाता हूँ थोड़ा सा कि मैंने क्या किया है। हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो था कि हमने एक चेक करना है कि किस तरह हम डायनामिकली रन टाइम पे अपने यूज़र से कोई वैल्यू लेके उसको अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कि पहले तो हम पैरामीटर के थ्रू वैल्यू सेंड कर देते थे, खुद ही डिफाइन कर देते थे। लेकिन क्या हो कि हमारा यूज़र, जब हमारा प्रोग्राम हमने लिख लिया, उसके बाद लिखने के बाद जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, रन टाइम पे है, उस टाइम हम यूज़र से वैल्यूज लें और उनको अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाएं कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक बैंक की एग्जांपल ली, जिसमें बैंक के कैलकुलेटर की एग्जांपल ली, जिसमें कोई ऐप है और उस ऐप में अगर आप अपने क्या लेते हैं, वो चेक करना चाह रहे हो, अपना इंटरेस्ट रेट चेक करना चाह रहे हो कि आपके बैंक ने आपको कितनी वैल्यू दे रहा है। कि अगर आप अपने बैंक के पास 10 साल के लिए अपना 1000 रुपये रखवा रहे हो तो 10 साल के बाद आपकी क्या वैल्यू होगी, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हो।
तो उस कैलकुलेटर की हमने एग्जांपल ली, उसके कैलकुलेटर में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको समझ आती तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आ रही तो अभी कि आप उस पे इतना उसको जो है अहमियत ना दें। हम कोई सिंपल सी एग्जांपल कर लेंगे इसकी, अभी इसकी इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो अभी जो आपके समझने की चीज़ है वो ये है कि हमने एक जो दो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। ये वाला कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो खाली कंस्ट्रक्टर है ये हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ हम लेंगे ना वो वैल्यूज़ हम रन टाइम में लेंगे। यूज़र इनिशियलाइज करेगा, कैसे करेगा हम देखते हैं। हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के लिए मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी प्लस प्लस क्लास 33.c और साथ ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 33.exe और एंटर करता हूँ। तो उससे मेरे से कहा आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करो, जितनी अमाउंट आप अपने बैंक पे डिपॉजिट कराना चाह रहे हो। ये देखिए ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो हमसे डायनेमिकली इनिशियलाइज करवा रहा है ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू। हमारे ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली इनिशियलाइज करवा रहा है रन टाइम पे। तो मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं रखवाना चाह रहा हूँ 5000 रुपीज़। उसने कहा ओके हो गया, चलें आप कितने साल के लिए रखवाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं 1 साल के लिए रखवाना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है आपका बैंक जो है वो आपको कितने % इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। मैं उससे कहता हूँ मेरा बैंक है मुझे 4% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे थोड़ी सी गलती आ गई, किस चीज़ की गलती है ये हम देख लेते हैं। तो हम हाँ हमने यूज़र से ना यहाँ पे ले रहे हैं 4 की वैल्यू ली है। तो 25,000 कैसे आया हम देख लेते हैं। अपने डिपॉजिट में हमारे कहाँ पे मसला आ रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हम इसको वो करना चाह रहे हैं जो कितने % है तो हम इसको डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेता हूँ। तो अब मैं अगर इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ। अच्छा हम टर्मिनल में जाके इसको रन करते हैं और रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जी प्लस प्लस क्लास और क्लास का नाम लिख के .cpp लगा देंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास 33.exe। टैब दबा के एंटर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई। और इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेंगे जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक मैं अगर करना चाह रहा हूँ 1000 की वैल्यू फाइंड या 10,000 की करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 10,000 एंटर कर दी के और उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स जो मैं रखना चाह रहा हूँ वो एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 ईयर एंटर कर दिया और 4% इंटरेस्ट में उठाना चाह रहा हूँ। तो देखिए मेरा 10,400 आ गया। तो इसने मुझे मेरा इंटरेस्ट रेट फाइंड करके बता दिया। लेकिन अभी जो हमारे काम की चीज़ है ये कि हमारा जो टॉपिक था कि डायनामिकली इनिशियलाइज हमने अपनी वैल्यूज़ की। कि जब मैंने कोड रन किया तो मेरे से कंपाइलर ने रन टाइम पे पूछा आप अपने क्या एंटर करना चाह रहे हो। मैंने उससे बताया मैं प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 एंटर करना चाह रहा हूँ। उसने वो 10,000 हमारे पैरामीटर के थ्रू कंस्ट्रक्टर को दी और कंस्ट्रक्टर ने उसको डायनामिकली अपने उसको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। तो ये हमारा टॉपिक था, हमने देख लिया किस तरह हम डायनामिकली अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा ज़्यादातर जो होता है ना तब तब काम आता है जब हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे होते हैं या फिर जब आप मल्टीपल उनको हैंडल कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स को हैंडल कर रहे होते हैं विद डिफरेंट इनपुट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।